जतरा का मौका जो करी हाउ माई त्या घरंदी भाई बहु जति पियारी डागिणो करंदी जतरा का मौका जो करी हाउ माई त्या घरंदी भाई बहु जति पियारी डागिणो करंदी बाबा मेरी करियानु शादी आऊं बाबा पड़ी नो सोचो बाबा मेरी करियानु शादी आऊं बाबा पड़ी नो सोचो आऊं बाबा पड़ी नो सोचो साथनी मेरी स्कूल जाओ आऊं बाबा गुरु पाखेरु चारो साथनी मेरी स्कूल जाओ आऊं बाबा गुरु पाखेरु चारो आऊं बाबा गुरु पाखेरु चारो। प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका साह। आपका आज के इस कार्यक्रम इनसे मिलिए कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ उत्तरकाशी की एक युवा उभरती हुई कलाकार मौजूद है, उनसे आपका परिचय सीधे करवाना चाहेंगे। जी मैम नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दर्शकों के बीच अपना परिचय साझा कीजिए। नमस्कार मैम, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी पहाड़ दूरदर्शन का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और जो आपका परिचय मैम हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या कुछ आपने अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ किया है आपने अभी तक अपनी शिक्षा में, करियर में? ज़रूर। मैं सुनिधि चौहान उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक हडवाड़ी गांव से रहने वाली हूँ। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है बचपन से ही मोरी से ही हुई है। क्लास 8th तक मैंने शिशु मंदिर विद्या मंदिर में की है और उसके बाद 9th 10th 11th 12th मैंने इंटर कॉलेज मोरी से ही किया है। जी मैम। तो आप जैसे कि आप बता रही हैं आपने मोरी तक 11th 12th किया है, अभी इस समय आप उभरती हुई कलाकार हैं उत्तरकाशी जिले की। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे आप इस क्षेत्र में आए? क्या आप बचपन से ही गायकी के क्षेत्र में थी या फिर आपको पसंद थी ये चीज़ें, या फिर बाद में कहीं से प्रेरणा लेकर के आप इस क्षेत्र में पहुंची हैं? मैम गायकी के क्षेत्र में सबसे पहले तो ये मतलब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मतलब मैं भी गा सकती हूँ। फिर हमारे स्कूल में एक लड़की थी, वो बहुत अच्छा गाती थी। जब मतलब हम 5th 6th में थे उस टाइम पे, तो मुझे उसको सुन के बहुत अच्छा लगता था कि ये कितना अच्छा गाती, कितना प्यारा गाती, क्या मैं भी इस टाइप से गा सकती हूँ कुछ। तो घर जाके मैंने मतलब प्रैक्टिस करी कि हाँ क्या पता मैं भी इस टाइप से कुछ गा सकूँ। तो फंक्शन रहते थे स्कूल में, जैसे 15 अगस्त जो भी हैं, तो मैंने एक सॉन्ग चूज़ किया ए मेरे वतन के लोगों। मैंने उस पर प्रैक्टिस की घर पे जाके, फिर मैंने स्कूल में जाके सुनाया सबको। तो हमारे गुरुजी थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो उन्होंने मुझे इस टाइप से देखा, इस तरीके से उन्होंने मुझे तराशा कि मतलब आज मैं इस लेवल तक पहुँच गई हूँ। मतलब अच्छा, जितना कौन सी कक्षा में आप उस समय थे? कौन सी कक्षा की बात होगी? क्या उम्र उस आपकी टाइम पे 7th 8th मतलब। हाँ। अच्छा, तो आपने 7th 8th में ही सोच लिया था कि आपने सिंगर बनना है या फिर आपका कुछ और प्लान था, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर? ऐसे बचपन में हम सोचते हैं कि हमने ये बनना है वो बनना है, तो आपने क्या सोचा था, आप क्या बनना चाहती थी? नहीं मैम, सोचा तो नहीं था कि मतलब मैं सिंगर बनूंगी, बस वो तो एक रुचि सी आ गई मन में, वो भी मतलब दूसरे को देख के कि हाँ मतलब वो इतना प्यारा गाती है, क्या मैं भी इस टाइप से गा सकती हूँ। तो प्रैक्टिस करके, तो जब घर पे प्रैक्टिस करी, फिर स्कूल में जब सुनाया, तो हमारे प्रधानाचार्य जी थे, मतलब वो उनका नाम मैं लेना चाहूँगी, आदरणीय श्री इमदास आर्य जी, वो हमारे प्रधानाचार्य थे उस समय पे विद्या मंदिर में। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मतलब गाना सिखाया, क्योंकि चलो रहता है कि किसी के अंदर खूबी रहती है, लेकिन उस इंसान को खुद पता नहीं रहता कि हमारे अंदर मतलब किस टाइप की खूबी है, मैं ये कर सकती हूँ। हाँ, तो सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मतलब प्रैक्टिस करवाई, तो मुझे भी लगा हाँ मतलब इस टाइप से गाना होता है, इस तरीके से गाना होता है जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ी। जो पहला आपका गीत था वो कितने साल की, कितने वर्ष की आप उस समय थे जब आपका पहला गीत गाया, और कौन सा आपका पहला गीत था, उसके कुछ बोल हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। हाँ जी मैम, तो जो मेरा पहला गाना आया उस समय पे मैं 18 साल की, हाँ इतनी थी शायद से। हाँ, तो उस समय पे मैं
मुझे स्टूडियो का पता नहीं था कि स्टूडियो क्या रहता है, तो क्या मतलब किस टाइप का रहता है। तो मेरे एक भैया है ममराज पवार जी, हमारे मोरी से ही हैं, तो उन्होंने मुझे स्टूडियो ले गए अपने साथ। उस समय स्टूडियो त्यूनी में था, तो मैं स्टूडियो में गई तो भैया ने मुझे एक गाना रिकॉर्डिंग करवाया था। इधर जॉन सर बावर के एक बहुत ही अच्छे गायक हैं, कृपाराम भैया है उनका नाम, हाँ जी। तो मैंने उनके साथ में एक गाना किया था उस समय पे। उस गाने का नाम है ध्यानी ममता। ध्यानी ममता। हाँ जी, ध्यानी ममता करके। तो वो ही मेरी फर्स्ट एल्बम थी, मतलब उनके और उससे साथ के में। कुछ बोल जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हो दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी मैम, मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। बाटे हांडे तू सासोली हूँ खो बोली बाठणी ममताली, धोखाधड़ी खा प्यारो था तेरा पता चली ना मनो काली, हीरा बाठणी ध्यानी ममता पता चली ना मनो काली। हाँ थे साथिया तेरी दीवानी ले, सोची समझी बाणी बेगानी ले। हाँ थे साथिया तेरी दीवानी ले, सोची समझी बाणी बेगानी ले। अच्छा, जब आपने ये पहला सॉन्ग अपने करियर का 18 साल की उम्र में गाया था, मतलब लगभग आप एक सिंगर बन चुकी थी और इसके बाद आप पॉपुलर होने वाली थी, फेमस होने वाली थी, तो जब आप ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके घर आए तो आपको कैसी फीलिंग आपकी थी और आपके घर वाले फैमिली में कैसा कुछ फीलिंग थी आपकी, क्या कुछ कह रहे थे लोग आपको? हाँ, जब मैं ये गाना रिकॉर्डिंग करके आई तो मतलब मैंने पहली बार ही मतलब सिस्टम पे वो रिकॉर्डिंग करा, तो पहली बार सुना तो मतलब मेरी वॉइस एकदम से चेंज से लग रही थी। फिर मुझे मतलब खुद भी पता नहीं लग रहा था कि मैं ही गा रही हूँ कोई और गा रहे हैं, मतलब इस टाइप से। तो जब खुशी तो होती है कि हाँ मैंने गाना रिकॉर्डिंग करा है इस टाइप से, तो घर वालों को भी अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके हाँ बाद जी। लगातार आपके गानों का सिलसिला जारी रहा होगा, तो आपने अभी तक लगभग कुल कितने गीत आप गा चुकी हैं इस समय? अभी तक तो मैम गाने तो बहुत हो गए, मतलब 20-25 करीबन, हाँ जितने गा लिए हैं। और तो जो आपने गाने गाए हैं 20-25 आप जैसा कि कह रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा गीत हुआ जिससे आप ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं? क्योंकि गाने बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा गाना होता है जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो और लोगों की नज़रों में आ जाते हैं, ऐसा कौन सा गाना था? उसके 2 बोल भी आप हमारे दर्शकों के जी साथ साझा ज़रूर। कीजिए। तो ये जो गाना गाया था ममता ध्यान के बाद उसके बाद मतलब मैंने गाया नहीं कोई गाना, मतलब काफ़ी स्पेस हो गया था बीच में, फिर गाया नहीं मैंने उसके बाद। बहुत लेट में यानी कि 21-22 में गाना शुरू किया। तो 2021 में मेरी मुलाकात होती है, क्या कहते हैं, सुमन राणा जी हैं एक लोग गायक हमारे, और हाँ उनके साथ में एक एल्बम आई थी राजा रघुनाथ जी की, हाँ जी। तो वो उसी गाने से थोड़ा जो है मुझे लगता है पहचान मिली, तो उसके मैं 2 शब्द गाना चाहूँगी। मोड़े मोड़े राम मोड़ाइए भाई के लिए मोड़ाए, मोड़े राम मोड़ाइए भाई के लिए मोड़ाए, तेरी देणी रघुनाथो हारुलो गाए, तेरी देणी रघुनाथो हारुलो। इस प्रकार से वो गीत है, हाँ जी, काफी इस प्रकार से प्यारे आपके गीतों के बोल होते हैं। तो एक तो वो गीत रहा जो आपने सबसे पहले गाया था, एक वो गीत रहा जिससे आप सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। हाँ अब जी। इस गीत के बारे में हम जानना चाहेंगे जो आपके दिल के बेहद करीब है और जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करती है अपने गाए हुए गीतों में से। हाँ जी, जो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, वो मैंने खुद से लिखने की कोशिश करी उस गाने को। उसका नाम है क्या लिखी मेरे भागुंदो, मतलब हाँ जी। तो मुझे वो सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मतलब मैंने उसे खुद से लिखने की कोशिश करी है, तो 2 लाइनें भी सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। हाँ जी। क्या लिखी मेरे भागुंदा, हाँ क्या लिखी मेरे भागुंदा, हे भगवान मैं ही समझ ना पाऊँ, क्या लिखी मेरे भागुंदा, हाँ क्या लिखी मेरे भागुंदा, हे भगवान मैं ही समझ ना पाऊँ,
क्या लिखी मेरे भागुंदा घुटी घुटी रूओ जियोंदी हाँ घुटी घुटी रूओ जियोंदी हे भगवान दुख कस के सुनाना घुटी घुटी रूओ जियोंदी घुटी घुटी रूओ जियोंदी हे भगवान दुख कस के सुनाना घुटी घुटी रूओ जियोंदी। ये जो गाना है मैम, ये एक जो हमारी बेटी जैसे रहती है, लड़की जो रहती है, वो अपने जैसे ससुराल जाती हैं तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने ससुराल में जाके। जैसे कि अपने मायके में तो वो शान शौकत से रहती है, मतलब किसी भी चीज़ की उसे कोई परवाह नहीं रहती है, तो ना वो कुछ काम करे ना करे उसे कोई टेंशन ही रहता है, मतलब उसे माँ बाप बड़े लाड प्यार से पालते हैं। तो जब वो ससुराल में जाती है तो ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर पड़ जाती है नहीं। तो वो जब सोचती है कि का लिखी मेरा भागोंदा, हे भगवान मैं ही समझ ही ना पाऊँ कि मतलब लड़की का जो जन्म रहता है कैसा भाग्य है। हाँ जी, चलो आज तक तो चलो मैं अपने मायके में थी तो बड़े आराम से अपने मम्मी पापा के पास, मतलब खुशी खुशी इतने साल बीत गए कि पता नहीं चला। अब जब ससुराल में आए हैं तो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, तो वही सोचती है कि फिर आगे भी इस किस्म है कि लाडी रखो बेटी बोर्ड आई, इस टाइप से वो गाती है। मतलब हाँ बहुत जी। प्यारे बोल हैं आपके और बहुत अच्छा प्रयास आपका उस गीत को लेकर के है। मैं सराहना करती हूँ उस बात की। तो आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि गायकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे हैं? किनके गीत आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? जी मैम, गायकी के क्षेत्र में जब फर्स्ट गाने के बाद जब मेरा बीच में गाने का मतलब काफ़ी स्पेस रह गया था, फिर गा नहीं पाई थी मैं उसके बाद। फिर जब राजा रघुनाथ जी की हारू लाई, फिर उसके बाद और स्पेस हो गया था। फिर क्योंकि रहता है कई चीज़ें मतलब सपोर्टिंग भी नहीं रहती है, फिर हमें लगता है कि मतलब किस टाइप से करना है क्या है। फिर कई बार तो मैंने सोचा भी कि चलो इस क्षेत्र से हट जाते, मतलब करते नहीं है। फिर एक दिन फिर हमें हमारे रवाई घाटी के बहुत ही अच्छे गायक हैं आदरणीय श्री जयदेव सिंह राणा जी, जिन्हें छोड़ा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो अचानक से उनका कॉल मुझे आता है, तो वो बताते हैं कि अपना परिचय देते हैं वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे कॉल किया है कि मतलब बहुत खुशी अपने आप में होती है कि इतने बड़े सिंगर हैं और मुझे मतलब क्योंकि शायद मुझे कोई जानता भी नहीं, मैं यही सोचती थी। तो उन्होंने मुझे जब कॉल किया तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, तो मन में फिर से एक आस जग गई कि नहीं मुझे करना है, इस क्षेत्र में फिर से जाना है। तो आज तक जो भी मतलब प्रेरणा के स्रोत मैं समझती हूँ तो मैं उनको ही मानती हूँ, मतलब जो भी है उनके गाने ज़्यादा मुझे पसंद भी है और सुनती भी हूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोकल जो गायकों को ज़्यादा सुनती हैं और वही आपके लिए प्रेरणा स्रोत है और सपोर्ट भी आपको काफ़ी समय कर रहे हैं, ये मैं कह सकती हूँ। हाँ जी मैम, जी। तो एक और सवाल मेरा आपसे है कि अक्सर बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी आवाज़ काफ़ी मधुर है, काफ़ी सुरीली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आने से कतराते हैं। या तो कह सकते हैं हम उनको कि वो कहते हैं कि इस क्षेत्र में अर्निंग नहीं है, या फिर वो कहते हैं कि इस क्षेत्र में सपोर्ट लोग ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हैं। तो उनके लिए क्या विचार है आपके? क्या कुछ परेशानियाँ इस फील्ड की हैं वो भी आप साझा कीजिए, और उसके निवारण क्या कुछ आप कर सकते हैं कि इस फील्ड में बने भी रहना है, साथ में अर्निंग भी करनी है और नए नए युवाओं को मौका भी देना है। हाँ जी, सबसे पहले तो चलो जो उभरते हुए जैसे सिंगर, वैसे तो चलो हम भी उभरते हुए समझो, बाकी तो इस क्षेत्र में मतलब सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे आते हैं तो चलो अपनी संस्कृति को लेके अपनी संस्कृति को प्रमोट करना है, तो अपनी जो कल्चरल जो सॉन्ग रहते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया करो। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी सभी नए पीढ़ी के जो कलाकार हैं, मतलब और जो रहती है बाकी अर्निंग की बात, तो पैसा ही सब कुछ नहीं रहता है मेरे देखने से, है ना। और एक जो कलाकार रहता है उसके लिए तो ऑडियंस का प्यार ही बहुत बड़ी अर्निंग है, तो मैं यही कहना चाहूँगी। कौन कौन सी परेशानियां, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी युवा इस फील्ड में आना चाहे, तो कौन कौन सी परेशानियां ऐसी रहती है जिनसे उनको
जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है, या आपने कुछ ऐसी परेशानियां झेली हो इस क्षेत्र में आने के लिए, क्षेत्र में पॉपुलर होने के लिए, तो कुछ कैसी स्टेप है, कुछ ऐसे स्टेप है जो वो करे और उनसे कुछ उनकी परेशानियां कम हो, क्या कुछ राय आप देना हाँ जी, चाहेंगे? सबसे पहले तो रहता है कि चलो सपोर्टिंग का सबसे बड़ा मैटर रहता है इसमें। जैसे कि हमारे जो नेता वर्ग हैं, मतलब तो हमें मैं समझती हूँ कि चलो उनकी पहुंच काफ़ी रहती है, तो वो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो विशेष ध्यान दे अपने जो लोकल कलाकार हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस रखे, मतलब हाँ जी, क्योंकि उनकी अक्सर सपोर्टिंग जो में रहे। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें हाँ बाहर जी, से बड़े बड़े कलाकार बड़े-बड़े बुलाए कलाकार जाते हैं, बुलाते बड़ी हैं। बड़ी मोटी फीस उनको दी जाती है, हाँ जी। जबकि जो लोकल कलाकार होते हैं उनको 1 आध घंटे का या फिर 10-15 मिनट का टाइम हाँ दिया जी, हाँ जाता है जी। कि आप थोड़ा सा अपना गा दीजिए। तो इस मामले में आप कहना चाह रही है कि नेताओं को लोकल गायकों की तरफ ज़्यादा सपोर्ट करना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। और बात भी यही है, अगर जो हमारे नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, या फिर जो लोकल लोग हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं कि हाल ही में मैं नौगांव में एक खेल प्रतियोगिता में गई थी, तो उसमें एक सिंगर है, उन्होंने जो लोकल हैं अभी बहुत काफ़ी नए हैं, तो उन्होंने जब मंच पे गाया तो जो उस समय का माहौल था जो देखने को मुझे मिला है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई हूँ। वहाँ के लगभग 50 से 60 लोग, महिलाएं, बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ला ला के उनको प्रोत्साहन देना। बात वहाँ पैसों की नहीं है, बात वहाँ प्रोत्साहन की है। जब आके लोग उनके जो ऐसी कुनौरी टोपली उन्होंने लगा रखी थी, जब उनके माथे पे जब वो लोग सजा रहे थे, चाहे 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 50 रुपये हो, 500 रुपये हो, तब जब सजा रहे थे तो उनके जो अंदर से होता है ना एक कि अंदर से जो मनोबल है वो इतना बढ़ा कि उन्होंने एकदम माहौल बना दिया। तो ऐसे अगर सपोर्ट सबको मिले तो काफ़ी अच्छा शायद हो सकता है कि लोकल लोग जो है, लोकल गायक हैं जो, वो आगे बढ़ सकते हो, स्टार भी बनने में शायद उनको देरी ना हो। जी, तो अभी आपका हाल ही में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत आया है, मैंने भी सुना है और काफ़ी मैं खुद से उसको रिलेट कर पा रही थी, या फिर जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनसे मैं रिलेट कर पा रही थी। मायते की याद करके वो सॉन्ग है, उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है, कैसे वो जो गीत है वो आपके विचार, आपके मन में वो विचार आया और किन से आपके प्रभावित किया? इसके पीछे कोई घटना थी या फिर आपने ऐसे ही लोकल घटनाओं पर आधारित ये बनाई है, क्या कोई विशेष घटना थी? हाँ जी मैम, अभी फ़िलहाल में जो गाना आया है जिसकी आप बात करें, मायते की याद, तो एक्चुअली ये जो गाना है वो हमने खुद से तो नहीं लिखा है। ये जयदेव राणा जी सर हैं, उन्होंने लिखा है ये गाना। तो मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये गाने का मौका मिला है, मतलब उन्होंने मुझे ये गाना गाने को दिया है। तो इसमें जो घटना है वो समाज को देखते हुए जो एक लड़की रहती हैं, वो अपने जैसे ससुराल जाती हैं, तो उसके जो माँ बाप रहते हैं, मतलब तो माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते, किसी की भी बात है ना, तो वो एक टाइम के बाद जैसे गुजर जाते हैं, तो उसके बाद उसके जो भाई भाभी रहते हैं तो मतलब उतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ जी, उसको मतलब अपने मायके नहीं बुलाते हैं उस टाइप से। तो वो बहुत ही दुख भरी कहानी है उस गाने में। तो उसके कुछ बोल आप सुनाएंगे, हाँ जी, उसके बाद हम उस पे आगे चर्चा करेंगे। तो वो जो लड़की है वो अपने भाई भाभी को ये कहना चाहती है कि मतलब मुझे मायके बुलाओ, या फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है अपने मायके की, है ना, और जो मेरी जो माँ जी है वो तो अब मिल नहीं सकती है, और मैं जो अपने जो माँ जी का प्यार है वो अपने भाभी पे ही पूरा देखना चाहती हूँ, मतलब। तो इसका जो फर्स्ट बोल है वो एक छोड़ा है, तो वो है जतराते बुई बाबू ततरासी बुई दालू यादे जो देऊं भाई ले बोजा ही बोजा मेरे कोई न सीखे ना भैया दे जतरा का मौका जो करी हाँ माई त्या घरों दे भाई बहु जोती पियारी डागिणो करों दे जतरा का मौका जो करी हाँ माई त्या घरों दे
भाई बहु जाति प्यारे डागिणों करों दे। ये फर्स्ट बोल है मैम गाने के। जी हाँ जी। उस गीत में सबसे जो आपका भावुक कर देने वाला बोल है वो कौन से थे, और वो किस प्रकार से जो है, जैसा कि आपने कहा कि वो बेटी है अपने भाई भैया को, भाभी को कहती है कि मुझे मायके बुलाओ, मुझे मायके बुलाओ, तो कौन से कुछ फेमस आपके बोल हैं जो आपको बहुत ही करीब आपके दिल के हैं? मैम बोल तो इसमें सभी ही बहुत सुंदर बोल है, मतलब कि मतलब सीधे मन के मतलब मन के हाँ, उसमें लग जैसे जाते हैं। एक लड़की के सच में मन के जो भाव रहते हैं वो सारे इसमें है, मतलब तो बहुत ही सुंदर बोल है। मतलब जितने भी सब, ऐसा कोई पर्सनल नहीं है जो हाँ ये बोल मुझे सबसे ज़्यादा मैच हुआ है मेरे मन से, लेकिन ऐसा नहीं है, सब ही जितने भी इसमें है सभी शब्द बहुत ही अच्छे हैं। ये जो गीत है इससे आप क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे? जी मैम, इस गाने के थ्रू मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपनी जो बहनें रहती है, जो जैसे बेटियां रहती है, तो ज़रूर उन्हें मतलब माई के बुलाना चाहिए। मतलब जो भूल गए हैं, तो कोई रहता है कि चलो कोई बातें जैसे भी हैं तो कोई भी नहीं रहता, हाँ कोई सब भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसे रहते हैं कि मतलब चलो कभी ना उनके बुलाव जाते हैं, ना उन्हें कभी फ़ोन करके याद करते हैं। बहुत दूर दूर होती हैं लड़कियां ससुराल गई हुई, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब उन्हें याद किया करो। अगर ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कुछ देना ही है ना, बस उनको एक प्यार चाहिए अपने भाई भाभी से कि हाँ मुझे भी याद कर रहे हैं, मतलब तो वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। आपका ये गीत बीच में और भी एक हुआ था, पढ़ना चाहती हूँ करके, ऐसा कुछ था। हाँ जी। उसके प्रति आपके क्या विचार थे, क्या सोच के आपने वो बनाया था, और क्या कुछ आप समाज को आपका संदेश था उसको लेकर के? हाँ जी, उस गाने का नाम है मुझे पढ़ना है। तो वो जैसे एक लड़की रहती है तो बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है उसकी स्कूल पढ़ने की, तो उसके जो माँ बाप रहते हैं वो उसे स्कूल नहीं पढ़ाना चाहते, मतलब नहीं पढ़ा सकते हैं। तो उसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहती है कि मैं भी पढूं और लड़कियों की जैसे मैं भी स्कूल जाऊं। तो उसके जो मम्मी पापा है वो उसकी शादी मतलब थोड़ा बचपन ही समझो, मतलब करवाना चाहते हैं कि उसकी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके मन में रहता है कि मुझे पढ़ना है। तो इसी पे ही पूरा गाना है, मतलब इस जी, दो बोल आप हाँ जी दर्शकों के मैम, बीच इसके मैं भी सुनाना साझा चाहूँगी कीजिए। दो बोल। बाबा मेरी करियानु शादी, आऊं बाबा पौड़िनो सोचो। बाबा मेरी करियानु शादी, आऊं बाबा पौड़िनो सोचो। आऊं बाबा पौड़िनो सोचो। साथनी मेरी स्कूल जाओ, आऊं बाबा गोरु बाखेरु चारो। साथनी मेरी स्कूल जाओ, आऊं बाबा गोरु बाखेरु चारो। आऊं बाबा गोरु बाखेरु चारो। ये उसके बोल है मैम गाने के। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अपने बोलों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से एक प्रेरणा दे रहे हो कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से जो भी आपका है। तो अभी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे भविष्य में आपके किस किस क्षेत्रों में आप गीत बनाना चाहेंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप गीत बनाना चाहेंगे, समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर? जी मैम, अभी तक तो अभी जो एक सोचा है वो एक सासू माँ और बहू पे एक गाना है, वो मैं लिखने की सोच रही हूँ, लिखने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब कि मैं उस पे गाना लिखूँगी। और बाकी अभी एक सलारी मलारी जो है हमारे रवाई की बहुत ही अच्छी मतलब प्रेम गाथा है, तो उस पे भी एक गाना लिखना चाहूँगी मैं, मतलब हाँ जी। हाँ, तो उत्तराखंड की, उत्तरकाशी की संस्कृति को आप जिस तरीके से दिखा रही हैं और संस्कृति पे चल रहे हैं, तो समाज को आपका क्या संदेश रहेगा? एक लोक गायिका के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप समाज को, यानी नई युवा पीढ़ी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब सबसे पहले अपनी संस्कृति को ही प्रमोट करो, है ना। अदरवाइज जो भी आप कह रहे थे जैसा, मतलब वैसा कुछ मत करो कि जिससे हमारी संस्कृति भी बदनाम हो। हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है, जो भी रहते हैं हमारी संस्कृति के, मतलब ड्रेस को लेके कहो, या फिर अपनी बोली भाषा को लेके कहो, या फिर अपने जो सुंदर से लोकगीत हैं, छोड़े हो गए, चुपौती रह गई, जो भी है लामण वगैरह, तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर है। तो मैं वही कहना चाहूँगी
जितना हो सके इन चीज़ों पे फोकस करो और इन चीज़ों को ही प्रमोट करो। जी। हाँ जी मैम। तो अभी हमारे साथ सुनिधि चौहान जी मौजूद थी। तमाम तरीके की एक उभरती कलाकार हैं और तमाम तरीके की चीज़ों पर इन्होंने बात रखी है, चाहे वो इनके गायकी को लेकर के हो या फिर समाज के लिए संदेश को लेकर के हो। हमारे साथ सुनिधि चौहान जी मौजूद थी। अगर आप भी इनके गाने सुनना पसंद करती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी आप भी इनके गाने एक बार ज़रूर सुनिए। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, जल्दी मिलेंगे अगली नई अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नमस्कार।